नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं रीजनिंग के अंतर्गत टॉप 20 ऐसे प्रश्न जो कि 2021 की एसएससी जीडी की परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इन प्रश्नों को देखकर आप समझ जाएंगे कि ऐसे रीजनिंग के प्रश्नों को हल्के में लेने की गलती आप मत करिए, नहीं तो आप गए काम से। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि एसएससी जीडी में रीजनिंग के प्रश्न बिल्कुल भी आसान नहीं रहते हैं, कुछ प्रश्नों को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि कुछ प्रश्न सभी परीक्षा में आसान होते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, जो ही प्रश्न आए करीब वीडियो को रोक दिया करिए, उसके बाद सॉल्यूशन को देखिए ताकि ये वीडियो लंबा ना हो, क्योंकि मैं रुकूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे प्रश्न है और यहाँ पे पूछ रहा है कि इन तीनों संख्याओं में आपस में जो संबंध है वैसा ही संबंध जोड़ घटाना गुणा भाग वर्ग घन वाला जो भी है वो किसमें है। तो आप वीडियो रोक के लगाने का प्रयास करिए, तब तक मैं चलता हूं आगे, अब दिखाता हूं आपका सॉल्यूशन। तो देखिए यहां पर क्या हुआ है, तो यहां पर जो है विकल्प सी हमारा आंसर है। क्यों आंसर है? इसलिए आंसर है क्योंकि 15 में 3 का कूड़ा करेंगे, 15 3 45 और 3 जोड़ देंगे तो 48 हो जाएगा। उसी तरह से फिर 48 में 2 का गुणा करेंगे और 2 ही जोड़ देंगे तो 98 रह जाएगा। तो इसी तरह से 21 में 3 का गुणा और 3 जोड़ने पर 66, 66 में 2 का गुणा और 2 जोड़ने पर 134 हो जा रहा है। इसलिए यही सी जो है हमारा आंसर हो जाता है। यह प्रश्न बिल्कुल आसान है। कुत्ता भौंकता है तो पक्षी क्या करता है? याद रखिएगा, हिंदी में भी रीजनिंग में भी पक्षियों के, पशुओं के, जानवरों के आवाज से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे गए हैं, खासतौर से हिंदी में भी। तो याद रखिए, सभी जानवरों की आप आवाज पता कर लीजिएगा कि मेढक कैसे बोलता है, कुत्ता कैसे बोलता है, मुर्गियां कैसे किड़किड़ बोलती हैं। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो याद रखिएगा, तैयार कर लीजिएगा। जो आपको आवाज नहीं पता होगा उससे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा बी, चहचहाना। अब इसमें क्या किया गया है, वीडियो रोक के आप उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो देखिए यहां पर क्या किया गया है, पीछे का आगे अगर आप थोड़ा सा अगर गलती करेंगे तो आपको आंसर नहीं मिल पाएगा। पीछे का आगे प्लस 1 माइनस 1। अगर यहां पर अगर आप देखेंगे तो बी है तो लास्ट में सी किया है, ठीक। तो एम है तो लास्ट में एन करेगा, तो एन किसी विकल्प में है ही नहीं। जैसे यहां पर बी है लास्ट में सी किया है, अगर एम है लास्ट में एन खोजेंगे तो किसी विकल्प में नहीं है। तो आप थोड़ा उल्टा करिए, जैसे के है लास्ट में तो शुरू लास्ट वाले को शुरू में लाइए आप। के है तो एल क्या किया, एक बढ़ा दिया है। तो एन है तो एक क्या करेगा, वो बढ़ा देगा, ठीक। अब सी है तो बी क्या किया है, घटा दिया है। तो अभी आई से पहले घटा देंगे तो आई से पहले क्या आता है, एच, तो एच कर दीजिए। फिर इसी तरह से अगला देखिए, ओ है तो एक बढ़ा दिया है पी, तो आप भी एक बढ़ा दिए। जी है तो एच। फिर उसी तरह से अब एल है तो ये क्या लिखा है, के, यानी घटा दिया है, तो आप भी घटा दिए। आर से पहले क्या आता है, क्यू। इतने से शायद आंसर मिल गया होगा, ओ डबल एच क्यू आंसर मिल गया। आंसर है डी। अब देखिए ये समरूपता का प्रश्न है, नॉर्मल वर्ड रीजनिंग का प्रश्न है और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रश्न है। तो देखिए इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वीडियो रोक के आप खुद कोशिश करें लगाने का। तो देखिए इसमें पहले तो ये लाइनिंग वाला है तो सादा बन गया है, तो अब सादा है तो लाइनिंग वाला बन जाएगा। तो लाइनिंग वाला या तो सी होगा या तो डी, क्योंकि इसी में लाइनिंग वाला है। रंगीन के बदले में सादा तो सादा के बदले में रंगीन, तो सी और डी में से एक होगा। ये ऐसे है तो इसी से पीठ में पीठ सटा के ये है, या कह सकते हैं कि इसका टांग इधर है तो इसका टांग दाएं है, या ये समझिए कि दोनों का पीठ आपस में सटा हुआ है। तो अब इस बार भी इसका पीठ आपस में सटाना है तो एक ऐसा चित्र होना चाहिए। तो ऐसा चित्र ये वाला नहीं है, ये वाला है। इतने ही से आंसर ढूंढने को मिल गया आंसर। अब इसमें क्या अंतर है इसको आप पता करने की जरूरत नहीं, इतने ही से चुके हमारा आंसर मिल चुका है। जो ही आंसर मिले आप आगे बढ़ जाइएगा, पूरा सोल्यूशन खोजने की जरूरत नहीं है, घर पे आके पूरा सोल्यूशन खोज सकते हैं। इस प्रश्न को देखिए, वीडियो रोक दीजिए और उसके बाद आप देखिए कि मैं कैसे लगाता हूं। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है 8 मित्र ABCD और सभी एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर। तो उत्तर की ओर बोल दिया तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उत्तर की ओर बोल देता है तो चेहरा ऊपर की तरफ है, उत्तर ऊपर है, तो दाया और बाया हमारे दाएं बाएं के समान हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 8 लोग हैं, एफ डी और जी के बीच में बैठा है। तो एफ जो है देखिए ये एफ डी और जी के बीच में बैठा है, यानी ये ऐसे बना दीजिए याद रखने के लिए कि जी इधर भी जा सकता है, जरूरत पड़ने पर डी इधर भी आ सकता है। एक और कंडीशन बना ही देते हैं हम लोग ऐसे,
यहां पे हम लोग बना देते हैं फिर से F। अब इस बार D हम लोग इधर बना देते हैं D, और इधर बना देते हैं हम लोग G, ताकि दोनों कंडीशन हो जाए। थोड़ा लंबा कर दे। तो अब देखिए आगे क्या कर रहा है, B H और A के बीच में बैठा है। तो B A और H के बीच में बैठा है, तो B A और H के बीच में इधर भी बैठ सकता है, इधर भी बैठ सकता है, इधर भी बैठ सकता है, इधर भी बैठ सकता है। क्लियर? नहीं तो थोड़ी देर के लिए इसको हम लोग पेंडिंग में रखते हैं। आगे देखिए वही लाइन लीजिए जिसमें कि DFG की बात हो। तो DFG में से G की बात है, तो इस लाइन को हम लोग ले सकते हैं। E G के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। E जो है G के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अस्पष्ट लाइन सबसे पहले लिया करिए, जो एकदम स्पष्ट हो, जिसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है, एक ही स्थिति है, उसी लाइन को लेंगे तो आपको थोड़ा सा सहूलियत मिलेगा। तो यहां पर लिखा है G एक सिरे पर बैठा है। एक सिरे पर का मतलब या तो एकदम इधर बैठा है कोने पर बाएं, या तो एकदम दाएं कोने पर बैठा है। तो एक सिरे पर अगर इस वाले G को माने हम लोग, तो इसका सिरा यानी कि यही है। इस लाइन, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण, इसी को पहले हम लोग लेते हैं। यानी इसके अब इधर जो है कोई नहीं रहेगा, जो भी रहेगा इसके इधर ही रहेगा। अगर इस वाले G को माने ये वाला सिरा, तो यहां तक नहीं जाएगी लाइन, ये यहीं पे लाइन ब्लॉक हो जाएगी। यहां इसके इधर अब कोई नहीं जाएगा, सब इधर ही रहेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब लिख रहा है जो पहली लाइन में E G के बाईं ओर है, तो E जो है G के बाईं ओर करेंगे, तो अब इसके इधर हम लोग ले ही नहीं जा सकते। अगर बाएं साइड में हम लोग मान लेते हैं कि G किनारे पर है, तो इसके बाएं हम लोग E को लिख ही नहीं सकते हैं, यानी ये कंडीशन हमारा गलत है। आप समझ रहे होंगे क्यों? अब ये वाला कंडीशन अगर दाएं तरफ मान ले, तब हम लोग E को इसके बाएं साइड में तीसरे नंबर पे बना लेंगे। तो एक देखिए 1 2 और यहां पर 3 नंबर पे E आराम से आके बैठ जाएगा, और ये इसके इधर तो कोई जा ही नहीं सकता है, ब्लॉक हो गया। अब पिछली लाइन F, जो लाइन हम लोग छोड़ा था B H और A के बीच में है, B, अब इधर तो सारा लाइन फिक्स है, तो अब इधर ही बनाना पड़ेगा। B H और A के बीच में, B H और A के बीच में। देखिए ये इधर और इधर वाला फिर कंडीशन यहां बन रहा है। B A और H के, ये भी लाइन हो गया B A और H के, बस ये कंडीशन बदल सकता है। अब आगे देखते हैं हम लोग। H C के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। H जो है C के बाईं ओर, H जो है C के बाईं ओर, तो C इसमें नहीं है, H जो है C के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है। तो ऐसा लिखा जाए कि C के बाईं ओर तीसरा स्थान हो जाए। तो यहां पे अगर हम लोग लिख दे C को, H जो है C के बाईं ओर 1 2 तीसरे स्थान पे, यहां से ये हो जाएगा। H C के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो A और E के बीच में कौन है, तो A और E के बीच में यही C है। अगर आपको दिख रहा होगा तो आंसर हो गया C। पांच मित्र दक्षिण दिशा की ओर, तो यहां पे दक्षिण दिशा की ओर तरफ मुंह कर दिया, तो आपका दाएं बाएं उल्टा हो गया। तो चाहे तो एक तरीका यह है कि उत्तर ही की तरफ चेहरा बनाइए और लास्ट में पूरे चित्र को पलट दीजिए और आंसर बताइए, या तो चाहे तो दाईं तरफ भी चेहरा बना के आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चेहरा आप नीचे की तरफ मान लीजिएगा। दक्षिण कितने लोग हैं, 5 मित्र हैं, तो 5 हैं तो ज्यादा नहीं है। दिशा की ओर एक मुंह करके बैठे हैं। Q मध्य स्थान पर बैठा, यानी एकदम बीचों बीच Q है, एकदम क्लियर बता दिया है। बहुत अच्छा काम किया जो बता दी इसने, स्पष्ट लाइन है एकदम। यानी Q इधर है, बीच में है, यानी कि इसके इधर 2 लोग होंगे और इधर 2 लोग होंगे, फिक्स हो गया। 2 2 4 1 5 बीच में Q है। अब P पश्चिम सिरे पर बैठा है, तो पश्चिम तो चाहे जिधर भी मुंह है, पश्चिम दिशा यही है, जिधर भी मुंह रखिए। तो एकदम आसान सा प्रश्न है, P पश्चिम और है तो पश्चिम बना देते हैं हम लोग। T और R Q के एक ही ओर बैठे हैं। T और R जो है Q के एक ही तरफ बैठे हैं। तो T और R Q के एक ही तरफ अगर इधर बैठना चाहे तो जगह ही नहीं, क्योंकि एक तरफ Q बैठा है, 2 लोगों के लिए जगह इधर नहीं है। तो T और R जो है Q के एक ही ओर बैठे, यानी कि T और R मजबूरी है कि इधर ही बैठेंगे। भले ही ये आपस में स्थान R इधर आ जाए, T आ जाए इधर, Q के एक ही तरफ T और R हो गए। इधर चूंकि एक ही सीट खाली था, इसलिए मजबूरी में हमें इधर बैठाना पड़ा, एक ही ओर बैठे हैं। P और R के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो देखिए P और R के बीच में ज्यादा लोग हो गए। तो ये चित्र मैंने बनाया था इसलिए ताकि याद रहे कि ये जरूरत पड़ने पर इधर इधर आ सकता है। तो R को इधर कर दीजिए और T को इधर, तो R को इधर हम लोग कर देते हैं, T को इधर। अब क्या कर रहा है कि P और R के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं,
तो 1 2 लोग हो गए, देखिए ये दोनों लोग हो गए पी और आर के बीच में, ये भी कंडीशन पूछ पता हो गया। अब कौन सा नाम बचा, एक ही सीट खाली और एक ही नाम बचा एस, तो यहां पर एस आप चाहे तो लिख सकते हैं। अब पूछ रहा है कि क्यू और पी के बीच में कौन बैठा है, क्यू और पी के बीच में कौन बैठा है, तो यही बैठे हैं एस महोदय। हमारा आंसर हो जाता है विकल्प सी। तो इसमें ऐसे प्रश्नों में कुछ नहीं करना होता, बस आप चिन्ह जो कह रहा है बदल दीजिए और भाग फिर गुणा, भाग दीजिए फिर गुणा दीजिए फिर जोड़ घटाना कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। इसमें आंसर होगा विकल्प डी 30। अब देखिए ये न्याय वाक्य का प्रश्न है, इसमें भी कुछ नहीं करना, वेन आरेख अगर विधि से बनाते हैं अगर आप तो आसानी से लग जाएगा। सभी नीले सफेद है, सभी नीले, बहुत जल्दी जल्दी आप चित्र बनाइएगा क्योंकि सुंदर बनाने की जरूरत नहीं। सफेद है, कुछ सफेद स्लेटी है, तो कुछ सफेद जो है स्लेटी है। तो बताया गया था जब बाहरी वृत्त को कोई वृत्त काटे तो एक और चित्र बनता है जिसमें भीतरी वृत्त को भी काटता है, तो अलग से वेन आरेख बनाएंगे तो समय लगेगा, तो इसी में एक और बिंदु बिंदु करके ऐसे ऐसे कर दीजिए और एक बार डार्क वाले पे पढ़ लीजिएगा, एक बार बिंदु बिंदु वाले पे पढ़ लीजिएगा, तो समझ में आ जाएगा कि दोनों में चित्र सही है या निष्कर्ष सही है या नहीं है। सभी स्लेटी सफेद है, तो सभी स्लेटी सफेद बिल्कुल नहीं है, कुछ ही कुछ भाग सफेद है, तो इसलिए गलत है। सभी स्लेटी नीले हैं, सभी स्लेटी नीले हैं, बिल्कुल नहीं है, ये भी गलत है, दोनों ही गलत है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी। भुवनेश्वर, देखिए अब कुछ कठिन प्रश्नों के बाद एक आसान प्रश्न आता ही है। भुवनेश्वर संबंध उड़ीसा तो आइजॉल संबंध क्या होगा। भुवनेश्वर राजधानी उड़ीसा की, तो आइजोल की राजधानी कौन सी है, तो आप सबको पता होगा मिजोरम, आंसर हो गया ये। अब देखिए ये है दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न, इसमें ऊपर लिखा हुआ था कि नीचे दर्पण प्रतिबिंब इसका क्या होगा, यानी अगर इधर दर्पण रख दिया जाए या इधर रख दिया जाए तो कैसा चित्र बनेगा। तो याद होगा, आपको पता होगा लंबवत दर्पण में दाएं की वस्तु बाएं और बाएं की वस्तु दाएं परिवर्तित हो जाती है, नीचे ऊपर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका पहले टांग देखिए, दोनों टांग बाएं साइड में है, देखिए बाएं साइड में जा रहा है दोनों टांग, तो अब दोनों टांग किधर हो जाएगा, दाएं साइड में, तो दोनों टांग दाएं साइड में, इसका नहीं है, एक ही टांग है तो कट गया। अब बाकी सब जो विकल्प बचे सब में टांग जो है दाएं साइड में है, तो आकृति के किसी एक भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो इतने ही से, अब देखिए एक विकल्प कट गया है। कभी कभी आंसर भी आ जाता है कई भाग पर ध्यान केंद्रित करने से। अब ये जो कटपीस का निशान है वो किस साइड में कहेंगे, बाएं साइड में कहेंगे या दाएं, तो बाएं साइड में कहेंगे। ये कटपीस का जो निशान बन रहा है तो ये जो है बाएं साइड में है, तो दाएं साइड में चलाना चाहिए। तो इसमें भी दाएं साइड में है, इसमें भी दाएं साइड में है, इसमें दाएं साइड में है, लेकिन ये पूरा नहीं है, यहां पे खाली है, तो इस हिसाब से ये भी कट गया, दो विकल्प कट गए। अब ये दो बचे हैं, तो देखिए इसमें काला जो भाग है भीतर है और इसमें काला भाग भीतर है, इसमें काला भाग बाहर कर दिए, तो ये कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि दर्पण में कुत्ता दिख रहा है तो वास्तव में बिल्ली होगा, ऐसा नहीं हो सकता। वास्तव में शेर है तो दर्पण में बिल्ली दिखने लगेगा, यानी बहुत बड़ा चेंज नहीं हो सकता है। तो भीतर काला है तो भीतर ही काला रहेगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब यहां पे कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, आप वीडियो रोक के उत्तर बताने की कोशिश करिए। अब इसका हल देखिए, तो देखिए ये हूबहू के आधार पर मैंने इसका नाम रखा हूबहू। हूबहू का मतलब आपको पता ही होगा, बस इसका मतलब इसी में ढूंढना है। एम का कोड क्या होगा, ऊपर जाके देखिए कहां एम है, एम 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 कहां गया एम, ये लास्ट में है, तो लास्ट में क्या है यहां पर आर है, यानी एम का हो गया आर। अब ओ का तो 1 2 तीसरे नंबर पे है, तो ओ का मतलब ये लास्ट से दूसरा है, तो लास्ट से दूसरा एस है तो एस हो गया। अब डब्ल्यू का मतलब क्या होगा, तो डब्ल्यू लास्ट में है तो इधर लास्ट में ई है तो ई हो गया। अब ई का मतलब क्या होगा, तो इसमें ढूंढिए, इसमें नहीं है, इसमें दूसरे नंबर पे है तो दूसरे नंबर पर एच है तो एच हो जाएगा। इतने से आंसर मिल जाता, आर ओ आर एस ई एच, आर एस, दो ही अक्षर से आंसर मिल गया था, आर एस ई एच, आंसर हो गया डी। अब ये संख्या समरूपता का प्रश्न है, वीडियो को रोक के दिमाग लगाइए, गुणा भाग जोड़ घटाना सब करिए। अब इसका सलूशन देखिए, तो इसका सलूशन दो तरीके से आ सकता है, जिसके दिमाग में जिस तरीके से आ जाए या किसी और नए तरीके से आपको आ जाए, आंसर लेकिन वही रहना चाहिए जो आयोग का आंसर है। तो आप क्या करिएगा, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को कभी कभी निकाल दीजिएगा, जो आएगा वही इन दोनों के बीच का अंतर होगा। तो इसका अंतर आ रहा है 59, यानी कह सकते हैं कि 31 में 59 जोड़ने पर 90 आया है,
तो 43 में 59 जोड़ने पर आंसर 102 आया है। या ये भी कह सकते हैं दूसरा तरीका, कूद के, वैसे तो ज्यादातर ऐसा नहीं होता, कूद के यानी छोड़कर 31 में 12 जोड़ने पर 43, तो 90 में 12 जोड़ने पर 102 हमारा आंसर आ जाता है। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये रिपीट श्रृंखला का प्रश्न है। C2 विकल्प कह रहा है कि दो विकल्पों में x है, तो x होने के समय C2x, C2x, x2c, इसी को उल्टा कर दिए। देखिए C2x फिर x2c फिर C2x x2c फिर C2x और फिर उसके बाद x2c। तो खाली जगह पे हमने क्या भरा, x2c x2। तो ये किस विकल्प में खोज लीजिए, x2c x2c x2, यानी हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अब आपको यह बताना है कि असंगत कौन है, इन चारों में असंगत कौन है। तो ज्यादातर आंसर होता है अंतर के आधार पे। आप सबका बीच का अंतर पता करेंगे तो पता चल जाएगा कि आंसर क्या होगा। आप रफ पेन का इस्तेमाल करिए या मुजवानी लगाइए। आंसर बस एक एक का अंतर है, यानी कह सकते हैं QRS MHIJ DEF क्रमशः है, लेकिन इसमें जो है बी में क्रमशः नहीं है, NOP रहना चाहिए, MNOP तो नहीं है, तो यही आंसर है। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए हमें ढूंढना है कंट्री का कोड, तो जहां पर कंट्री हो या जहां जहां पर कंट्री हो उसको देखिए। तो यहां पर लिखा है कंट्री, यानी कि इसके बदले में 8 5 7 3, यानी इतने में से ही कोई आंसर होगा। और यहां पर भी और क्या लिखा है, माई कंट्री, यहां भी लिखा है। तो ये 7 3 लिखा है, माई कंट्री लिखा है, 7 3 लिखा है, यानी कि माई और COUNTRY कंट्री बराबर 7 या 3। यानी इसमें यह नहीं कि क्रमशः रहता है कि माई का कोड 7 और कंट्री का कोड 3 है, ऐसा नहीं है। यह क्रमशः होना जरूरी नहीं होता है। तो अब इसमें पता नहीं कि माई का कोड 7 है या 3 का कोड 7 है, माई का कोड 3 है या कंट्री का कोड 7 है या 3 है, ये पता नहीं है। तो ये ऐसे ही लिख लीजिए जैसा मैं लिख रहा हूं, समझने के लिए दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अब इज माई इसमें भी है, इज माई इसमें भी, इसको भी लिख लीजिए, इज और माई, इज माई। तो इन दोनों में कोई अंक भी होगा जो कॉमन होगा। तो 8 5 7 और 8 6 3 4 में देखिए कौन ऐसा अंक है जो दोनों में है। जैसे इज माई दोनों में है, उसी तरह से दोनों में अंक भी होगा कोई जो दोनों में होगा। 8 5 7 3, तो 8 है, 8 भी है दोनों में। 5 5 नहीं है, 7 7 नहीं है, 3 3 है, यानी 8 और 3 इसमें भी है, 8 और 3 इसमें भी। तो यहां लिख लीजिए 8 3, जैसे यहां पे 7 3 लिखे तो उसी तरह से यहां पर 8 3 लिख लीजिए। अब देखिए तरीका भी यहां से शुरू होता है। माई यहां पर भी आप लिखे हैं, माई यहां पर भी है, तो इन दोनों में माई है, तो इसका मतलब इन दोनों में माई कॉमन है, तो इसमें कोई ऐसा अंक भी होगा जो दोनों में होगा। तो 3 यहां भी है और 3 यहां भी है, यानी पता चल गया माई का कोड क्या है, 3 है, यानी ये भी पता चल गया कंट्री का कोड 7 है, ये भी पता चल गया इज का कोड 8 है। लेकिन कुल मिला के हमें ढूंढना किसका, कंट्री का। तो कंट्री का कोड हमें पता चल गया 7 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी 7। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो फिर से इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा भगा के। अब इसको देखिए, श्रृंखला परीक्षण, वर्णमाला की श्रृंखला परीक्षण का प्रश्न है। वीडियो रोक दीजिए। इसमें कुछ नहीं किया गया, -3 और +2 किया गया है, यानी P है तो QRS, M है तो NOP यानी -3, और दूसरे अक्षर में +2 किया है, K है तो LM NOPQRS, ऐसे चलेगा। ऐसे ढूंढेंगे तो आराम से आंसर मिल जाएगा। अब ये शब्दकोश के हिसाब से सजाना था। शब्दकोश के हिसाब से सजाना आपको पता ही होगा, जो वर्णमाला के जो अक्षर जो सबसे पहले जिस शब्द के पास आता है वही सबसे शुरू में लिखा जाता है, और जिसके पास सबसे लास्ट में आने वाला अक्षर होता है उस सबसे लास्ट में लिखा जाता है। तो देखिए PRE, और इसमें है PRI, इसमें भी PRE। तो इतना तो पता है कि ये 2 नंबर सबसे लास्ट में आएगा, तो 2 नंबर लास्ट में बहुतों में हमें आंसर नहीं मिलेगा। बस इतना ही पता चला कि ये वाला नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 2 नंबर आएगा। सबसे लास्ट में क्या आएगा,
2 नंबर आएगा। कितने अच्छे 5 है, 1 2 3 4 5। तो सबसे लास्ट में 2 आएगा। कैसे पता चला कि इसमें PRE है, इसमें PRI है, इसमें PRE, सब में PRE है और इसमें PRI जो कि I सबसे लास्ट में आता है, इसलिए 2 नंबर सबसे लास्ट में आता है और सबसे 2 नंबर लास्ट में आता है, यानी हमारा C कट गया। अब PRE सब में कॉमन है, ये हो चुका है। अब PRE सब में कॉमन है तो अगला अक्षर हम लोग देखेंगे। PRE के बाद इसमें S लिखा है, PRE के बाद इसमें S लिखा है, PRE के बाद इसमें P लिखा है, PRE के बाद इसमें M लिखा है। तो सबसे पहले आने वाला अक्षर किसके पास है? PM में से क्या पहले आता है? S तो बाद में आता है। PM में से M पहले आता है, यानी 5 नंबर सबसे पहले रहेगा और P इसके बाद आता है तो 4 नंबर इसके बाद रहेगा। तो 5 4, तो 5 4 किसमें? केवल इसमें है, तो आगे ढूंढने की हमें जरूरत नहीं, आंसर मिल गया, आंसर है A। अब कोडिंग डिकोडिंग का फिर से प्रश्न है, वीडियो रोक के उत्तर बताने का प्रयास करिए, सॉल्यूशन देखिए। इसमें क्या है? +1 +3 +5, इतने से आपको उत्तर मिल जाएगा, इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी C में 1 जोड़ के D लाया गया, I में 3 जोड़ के L लाया गया है, R में 5 जोड़ के W लाया गया। तो इसी तरीके से आपका आंसर आएगा, देख लीजिए कैसे, थोड़ा सा देख ही लीजिए। S में 1 जोड़ेंगे तो T, अब Q में 3 जोड़ेंगे, क्यों जोड़े? क्योंकि पीछे ऐसा ही आया है, तो Q है तो RST, फिर T आ गया। अब U में कितना जोड़ेंगे? 5, तो U है तो VWXYZ, TTZ, इतने से आंसर मिल जाता है। TTZ और किसी विकल्प में नहीं है। अब यहां पे ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, तो आपको पूरा चित्र बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते ही हम लोग, थोड़ा सा देख ही लीजिए, वीडियो तो लंबा जा ही रहा है। अब यहां पर लिखा है तो T इसको निकालना है, तो डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं, थोड़ा सा देख ही लीजिए। T और गुणे भी लिखा है, तो गुणे का क्या मतलब होता है हम लोग देख लेते हैं। उधर लिखा है इसलिए इधर उधर, हाँ, R का अर्थ है R, क्या गुणे का मतलब क्या है? R क्या बन गया है? भाई। तो इस बार T क्या बन जाएगा? इधर बनाते हैं, T बन जाएगा भाई। भाई का मतलब प्लस, भाई का मतलब अपनी ही पीढ़ी में किसका? तो अगले अक्षर यानी V का। अब V और Z को सॉल्व करेंगे, तो प्लस से पहले आने वाला, तो प्लस से पहले आने वाला R क्या बना है? तो R बन गया पुत्री। तो इस बार V बन जाएगा पुत्री, पुत्री यानी माइनस, और एक पीढ़ी नीचे किससे? तो अगले अक्षर यानी Z से। अब Z क्या है? यानी ये इसकी पुत्री है और ये इसका भाई है, यानी ये भी इसका पुत्र है, यानी ये इसका पुत्र है, ये इसकी पुत्री है। अब ये माता है कि पिता है, क्लियर नहीं है, इनकी संतान दोनों है, ये पता चल गया। अब कौन सा विकल्प सत्य, यही ढूंढना है। T Z का पिता है, T तो है लेकिन पिता है कि माता है, क्लियर नहीं है। T Z का पुत्र है, T जो है Z का पुत्र है, बिल्कुल सही है, पुत्री है, पुत्री नहीं है। T Z का चाचा है, वो तो बात ही नहीं है, कोई चाचा ताऊ माऊ फूफा कोई नहीं है T, क्योंकि है तो एक पीढ़ी नीचे, और ये सारे रिश्ते एक पीढ़ी ऊपर वाले यहां पर लिखे हैं, जबकि T जो है एक पीढ़ी नीचे है Z से। T Z का भाई है, T Z का भाई नहीं भाई, T जो है Z का पुत्र है, तो इसलिए गलत है, यानी हमारा आंसर हो जाता है विकल्प B। अब इसको देखिए, श्रृंखला परीक्षण का प्रश्न है, वीडियो रोक के थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जब श्रृंखला परीक्षण के प्रश्न कठिन प्रकृति के हों, आपको समझ में ना आए, तो मैंने एक ट्रिक बनाया है, विस्तार से यहां पे नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बस देख लीजिएगा। डाउन अप ट्रिक, उसी विधि से हम लोग आंसर लाएंगे। उसमें करना क्या रहता है? तो बस बड़ी संख्या से छोटी संख्या का अंतर निकाल के यहां पर लिख दीजिए, यानी 40 में 24 निकाल के यहां लिख दीजिए, 64 में से 40 निकाल के यहां लिख दीजिए, फिर 104 में से 64 निकाल के यहां लिख दीजिए। अब यहां पर तो प्रश्नवाचक है तो पता नहीं चलेगा कि यहां पर क्या आएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको अभी फिलहाल में नहीं देखना है। अब 24 में से 16 निकालेंगे तो यहां पर 8 आ जाएगा, 40 में 24 निकालेंगे तो यहां पर 16 आ जाएगा। यहां पर मान लीजिए अभी कुछ नहीं लिखा रहेगा, क्योंकि यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो अब आपको दिमाग लगाना है कि यहां पे 8 है, 16 है, तो यह एक तरीका ये है, एक संभव ये है कि 8 है तो 8 दूना 16, 8 तरीके यहां पे 24 आए, या ये हो सकता है कि जैसे 2 है और यहां पे 4 आया है तो यहां पर क्या आएगा। तो एक तो तरीका है कि 2 में 2 का गुणा किया हो तो 4 आया हो, तो 4 में 2 का गुणा करेगा तो 8 आ जाएगा, यानी कह सकते हैं कि दुगुना या किया हो, 2 दूना के 4, यानी 2 का दुगुना 4 है तो 4 का दुगुना 8 आएगा। या ये भी कह सकते हैं 2 में 2 जोड़ा है तो 4 आया है, फिर 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, ये भी कह सकते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि 2 का वर्ग है 4,
तो अब 4 का वर्ग 16 होगा, ये भी कह सकते हैं, कुछ भी संभव। उसी तरीके से 8 है 16 है तो 8 तरीके 8 8 दूना 16 8 तरीके 24 भी हो सकता है। अगर 8 का दुगुना 16 और 16 का दुगुना 32 है तो ये भी हो सकता है। तो कैसे पता चलेगा कि क्या सही है? तो एक बार 24 करके आपको देखना पड़ेगा अंतर लाते हुए, जो विकल्प में यहां पे आ रहा है कि नहीं, उसके बाद यहां पर उसी तरीके से ये 8 8 बढ़ाने पर 312 आ रहा है कि नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। नहीं हो रहा तो आप एक दूसरी बार में 32 मानकर चेक करिएगा, यानी कि 8 का दुगुना 16 16 दुगुना 32। अब 40 में 72 32 जोड़ेंगे तो 72, और 104 में 72 जोड़ेंगे तो आपका आंसर 176 आ जाएगा डाउन अप विधि से। इतना समय नहीं कि इसको विस्तार से बहुत समझाया जाए, फिर भी दोस्तों अगर आप हमारे एसएससी जीडी कोर्स को 60 में सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है एसएससी जीडी के लिए 51 रुपया का, जिसमें कि विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को वीडियो के रूप में सॉल्व कराया गया है। इसका पीडीएफ भी आपको दिया गया, 20 ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दिया जा रहा है। तो इस कोर्स से आप जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके, या डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर रहे तो एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।